हेलो दोस्तों। और मेरे प्यारे स्टूडेंट जो है माही क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपकी साइंस के जो है पहले ही चैप्टर का जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक मैंने पढ़ा रासायनिक समीकरण क्या चीज़ है, फिर आपको बताया गया कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, फिर आपको बताया गया कि समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। आज मेरी तीसरी क्लास है साइंस की, तो इसमें आपको बताया जाएगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती कितने प्रकार की हैं। और आप लोगों ने जो है बहुत सपोर्ट किया, ठीक ठाक व्यूज आ रहे हैं मेरे उस पर। और अच्छी खासी जो है रोज 25-30 जो है सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। तो मैं आता हूँ और ऐसे ही आप आगे अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए और वीडियो दिखाते रहिए। ठीक, तो देखते हैं हम सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या चीज है। रासायनिक 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 अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नए गुण वाले पदार्थ बनाते हैं। एक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया क्या होती है, इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये है आपका रासायनिक अभिक्रिया। जैसे Mg प्लस HCl, ये आपस में संयोग करके MgCl2 प्लस H2O प्लस H2 मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का के साथ मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस ऑक्सीजन बनाता है। ऐसी अभिक्रिया जब देखो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब आपका क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया में सबसे रासायनिक अभिक्रिया होती है, निम्न प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है संयोजन अभिक्रिया। इसको नोट कर लीजिए आप। संयोजन अभिक्रिया संयोजन है, वियोजन है, प्रतिस्थापन, ये सारी अभिक्रियाएं हैं। तो सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या इसी को कहते हैं संलयन अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया, अच्छा एक मिनट, संयोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में
संयोग करके, आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया लिख दिए थे कहलाती है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसका नोट कर लीजिए एक बार इसको। नोट हो गया। 2Na प्लस Cl2, ये हो जाएगा 2NaCl। ठीक है, क्या होगा 2NaCl, यानी सोडियम और क्लोराइड आपस में अभिक्रिया करती है। ठीक है, Cl2 सोडियम और आपका क्लोराइड आपस में अभिक्रिया करती है। देखो, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, ऐसी अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसको आप नोट कर लें, संयोजन अभिक्रिया। फिर ये आपका वियोजन अभिक्रिया है। जब एकल अभिकर्मक टूटकर दो छोटे छोटे पदार्थ उत्पन्न करता है, ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में आपका पोटेशियम कार्बोनेट उष्मा देकर जो है वियोजित किया जाता है, तो पोटेशियम क्लोराइड तथा 3 गुना जो है ऑक्साइड यानी ऑक्साइड बनती। ठीक, तो ये जो है अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया जो है, देखो यहाँ पे एकल अभिकर्मक था, जब इसमें उष्मा दी गई तो ये दो छोटे छोटे पदार्थ में टूट गए। इस वजह से क्या होता है, जब एकल अभिकर्मक टूटकर दो छोटे छोटे पदार्थ उत्पन्न करता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया होती है। और वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर 1 क्या होता है? उष्मीय वियोजन। अब देखो भैया, उष्मीय वियोजन में क्या होगा? वियोजन है जब हम दो एकल अभिकर्मक टूटकर दो छोटे छोटे पदार्थ में टूटता है, बनता है, तो आपका क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया भी दो प्रकार से होती है। एक होता है उष्मीय वियोजन, जब अभिक्रिया में उष्मा देकर पदार्थों को तोड़ा जाता है तो उष्मीय वियोजन होता है, और जब विद्युत दे के तोड़ा जाता है तो विद्युत वियोजन होता है। यहां देखते हैं नंबर 1 उष्मीय वियोजन। जब किसी पदार्थ की अभिक्रिया उष्मा देने से होती है तो ऐसी अभिक्रिया उष्मीय वियोजन कहलाती है। और विद्युत वियोजन क्या है? दूसरा नंबर है विद्युत वियोजन, जिस अभिक्रिया में यौगिक का वियोजन विद्युत प्रवाहित करने से होता है उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ में आया? इसको आप नोट कर लीजिए। यह है आपका विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है क्या? आप इसके डेफिनेशन से हेडिंग से ही देख सकते हैं। विस्थापन यानी किसी दूसरे को हटाकर कोई दूसरी चीज आ जाए तो वहां पे क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के लिए देखो, कोई मूवी है, उसमें शाहरुख खान है, चलो, अरे शाहरुख खान तो बड़े चर्चा में इस टाइम में ही है,
शाहरुख खान, उनके साथ देख लेते हैं काजोल भी हैं, काजोल हैं, और ले लेते हैं किसी एक और को ले लेते हैं, अक्षय जी को ले लेते हैं, अक्षय कुमार। अब देखो किसी जब ये स्टार्ट की, देखो शाहरुख खान और काजोल साथ में है, कोई मूवी में शाहरुख खान, कोई पहली सीन चली तो उसमें शाहरुख और काजोल साथ में थी, शाहरुख और काजोल, और अगले उसमें आ गए हैं आपके, काजोल चली गई हैं अक्षय कुमार के साथ। तो देखो काजोल का जो है प्रतिस्थापन हुआ है ना, यानी प्रतिस्थापन की यहां पर थी भैया शाहरुख के साथ, लेकिन अगले सीन में हम देखें तो ये काजोल अक्षय कुमार के साथ चले। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्रतिस्थापित हो रहा है। तो यहाँ पर भी ये तो अपने उसके लिए था कि हाँ किसी तरह आपके माइंड में आ जाए कि कैसे क्या होता है। जब दो लोग एक साथ में हैं और अगले बार हम देखते हैं कि एक दूसरा भैया आपका फ्रेंड जो है साथ छोड़कर किसी दूसरे के साथ जा रहा है, तो ऐसे स्थान पर क्या होता है, विस्थापन हो रहा है। और विस्थापन, जब दो चीजों में से कोई एक चीज विस्थापित होती है तो उसे विस्थापन कहते हैं ना। तो यहां पर भी विस्थापन या द्वि विस्थापन अभिक्रिया, इसको हटाते हैं, इन ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल लिए हैं लोहा, लोहा यानी फेरस आयरन, लोहा यानी Fe और कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर, लोहा और कॉपर सल्फेट के विलयन में से क्या होता है कि कॉपर को विस्थापित करके स्वयं आ जाता है क्या, लोहा। देखो लोहा और कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, विलयन में क्या होता है, कॉपर को विस्थापित करके स्वयं आ जाता है क्या, लोहा जो होता है। लोहा और कॉपर सल्फेट का एक विलयन है जिसमें से कॉपर को विस्थापित करके लोहा जो है कॉपर के स्थान पर आ जाता है। इसके फलस्वरूप फेरस सल्फेट तथा कॉपर बनते हैं। तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो यहाँ पर Fe है यानी फेरस लोहा है ये, और ये कॉपर सल्फेट है। यहाँ पर देखो कॉपर जो है SOCuSO4 यानी सल्फेट के साथ लगा है कॉपर, और जब अभिक्रिया होती है तो देखो SO4 के साथ क्या आता है, Fe आ जाता है। यहाँ पे क्या था, कॉपर है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, Fe आ गया है ना। देखो सल्फेट से जो है पहले कॉपर जो था सल्फेट के साथ, लेकिन जब अभिक्रिया हो गई है तो कॉपर के साथ देखो लोहा आ गया है और कॉपर अलग चला गया है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या, देखो विस्थापन हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ Cu था, Cu के यहाँ भगाकर Fe आ गया। तो ऐसी अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो लिख लो आप, ये वाला नोट कर लो। तो अब हम आपको बताएंगे ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में बताएंगे, ठीक है। और हाँ प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस। ठंडी ज्यादा है यही वजह से जो है, और आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का भी निर्माण होता है, ऊर्जा का भी निर्माण होता है या ऊर्जा उत्पन्न होती है, लिख लो ऊर्जा उत्पन्न होती है। उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया
उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसका एग्जांपल है, इसको नोट कर लो आप जब तक। तो एग्जाम्पल है आपका ये सामने, और आप पूरी वीडियो देखना। मैं वादा करता हूं कि आपका ये साइंस का जो है पहला चैप्टर, जितना भी पढ़ाएंगे एकदम क्लियर होता हुआ चला जाएगा आपका। अगर एक भी बार आप कॉलेज या कोचिंग में कहीं भी ये पढ़े हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, केमिस्ट्री का कोई भी यार जो भी हम पढ़ा रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा जो भी होगा, अगर आप एक बार भी कहीं भी पढ़े हैं तो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं दोबारा, जो है एकदम आपका क्लियर होता हुआ एक एक चीज चला जाएगा। तो आप प्लीज यार पूरी वीडियो देखा करें। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे मूवी होती है, आप देखते हैं कि स्टार्टिंग से मूवी आप देखते हैं तो आपको सब समझ में आता है, हाँ कौन हीरो है, हीरो का बाप कौन है, हीरो की माँ कौन है, हीरो का भाई कौन है। और जब आप उठते हैं और उसके बाद में आधी लास्ट में सीन चली जाती है तो आप जान बस चालू रहती है, आपको ये नहीं पता रहता है कि कौन किसके लिए मार रहा है, किसके लिए लड़ रहा है, किसके लिए झगड़ रहा है ना। तो आप जब आपको लास्ट में मूवी देखने में नहीं समझ में आती तो ये तो पढ़ाई है, जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो है CH4 मेथेन और ऑक्सीजन जो है जब अभिक्रिया करती है, ये जो गैस, हाँ एक चीज देख लो, आपको मिलता है इसके साथ, देखो यहाँ पे G मिला, फिर आपको मिल जाता है L, और एक चीज मिलता है आपका AQ, और आपका मिल जाता है एक और होता है, ये आपका देखो एक होता है आपका सोलिड। ठीक है, यानी ये जो S लिखा होगा तो उसको बोलते हैं ठोस होता है, और ये गैस होती है, G लिखा होता है कहीं भी। आप देखे हैं कि समय इसके बाद में जस्ट बाद में G लिखा रहता है, कहीं S लिखा होता है, कहीं L लिखा होता है, कहीं AQ लिखा होता है। इसका मतलब होता है अगर S लिखा है तो वो चीज जो है आपकी ठोस है, अगर G लिखा है तो वो चीज जो है आपकी गैस है। यहाँ पे देखो G लिखा मिला ना, यानी मतलब CH4 क्या है, मेथेन, मेथेन गैस ही है। ऑक्सीजन क्या है आपकी, ऑक्सीजन भी गैस है, तो यही वजह से G लिखा है। और जब जहां पे L लिखा मिलता है लिक्विड, यानी आपका हो जाएगा जलीय है, वो तरल, और अगला जो है ये हो जलीय होगा। ठीक है, ये जलीय होगा और ये उसमें लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक, अच्छा इसको हटाते हैं अभी। ये जो है आपका उष्मा, इसमें प्लस उष्मा भी निकलती है, क्या उष्मा का भी निर्माण होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, ऐसी अभिक्रिया उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और अच्छे से देख लें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी निर्माण या उष्मा भी उत्पन्न होती है, ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर देखो मेथेन और ऑक्सीजन की जो अभिक्रिया हुई तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना, और जल के साथ यानी जल यानी पानी, जल के साथ आपका क्या हो जाएगा, उष्मा का भी निर्माण होता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या होती है, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। नोट हो गया होगा। तो हम देखेंगे, अब हम उष्माक्षेपी हो गया, उष्माशोषी बच रहा है, उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, उष्मा अवशोषित होती है, अवशोषित होती है, उष्माशोषी, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा जो है अवशोषित होती है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे N2 प्लस O2, ये बना है 2NO, और इसमें उष्मा जो है अवशोषित होती है। उष्मा
छेपी और उष्मा शोषी बिल्कुल विपरीत है एकदम, ठीक है। जैसे उष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, उष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उष्मा शोषी में क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा को अवशोषित किया जाता है, अवशोषित होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ये आप नोट कर लीजिए। और प्लीज यार फिर वही बार बार कहना लाइक ठीक है, आप जानते हो यार, नहीं बताएंगे, आप जानते हो, आप समझदार हो। मेहनत मेहनत मेहनत, मेहनत के लिए मजदूरी, मजदूरी आप समझते हैं, यहां पे मेरी मजदूरी क्या है, ठीक। ये आपका प्रश्न है, श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। श्वसन क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना जो होता है अपना छोटे छोटे भागों में विभाजित होता है, जिससे हमें ऊर्जा, भैया खाना खाते हैं तभी तो ऊर्जा होती है, हमारे पास शक्ति होती है कि काम करने की शक्ति, तभी तो जब हम खाना खाते हैं ना, तो जिस दिन आप देखो, जिस दिन आप खाना नहीं खा रहे हैं आपके पास ऊर्जा बहुत कम होती है, ठीक है, कुछ करने का मन नहीं करता, बैठे रहने का मन करता है। तो श्वसन जो है, श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, यानी जब देखो श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत भोजन जो होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि श्वसन के अंतर्गत क्या होता है, जो हम भोजन खाते हैं तो भोजन जो हमारा होता है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, और टूटने के बाद क्या होता है, जिसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जो हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए क्या होता है, श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब वो यही बताया आपको भैया कि उष्माक्षेपी में क्या होता है, उत्पाद के साथ साथ उष्मा ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, ठीक है, ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो ऐसी श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन जो होता है हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, और जिसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है। जो ऊर्जा मिलती है तो हमारा शरीर क्या करता है, जो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करती है, चलने उठने बैठने दौड़ने क्रिकेट खेलने की शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। देख लो, इसको लिख लो। ये है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ऑक्सीकारक का, यार याद है कि ठंडी बहुत है, रजाई वजाई में घुस के पढ़ा करो आराम से, या फिर बैठ के एकदम पूरा जूता मोजा पहन के अच्छे से पढ़ना। 10-11 बजे तक मैंने जिसको भी बताया है सबको पता है, जो है 12-1 बजे तक टाइम टेबल ही बना के दिया, 12 बजे तक टाइम टेबल है सबका, तो 12 बजे तक पढ़ने के चक्कर में भैया ठंडी में जो है तबीयत ना खराब कर लेना। बाकायदा आपके पास जो है शॉल वगैरह जो है ओढ़ के बैठ के पढ़िए, और रजाई में बैठ के पढ़ेंगे तो 12 बजे तक पढ़ोगे फिर आप। हाँ, देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ऑक्सीकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे ऑक्सीकारक का अपचयन होता है, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स या अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कहलाती है। एक ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीकारक, एक क्या लिखा है, दूसरे ऑक्सीकारक का अपचयन होता है, एक ऑक्सीकारक का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होगा, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसमें Cu के साथ ऑक्सीजन जो है यहाँ था, ऑक्सीजन हट गया है तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है तो इसका क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। एक ऑक्सीकारक का क्या होता है, एक अभिकारक का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, हाँ, एक ऑक्सीकारक का ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे ऑक्सीकारक का अपचयन होता है, ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए।
आपका अगला है ये संक्षारण। संक्षारण आप देखे होंगे कि आपके घर में बहुत सारी चीजें पुराने जैसे लोहे की होंगी या तांबे की होंगी या चांदी वांदी जो होती है, तो उस पे देखते हैं कि धीरे धीरे वो नमी और आर्द्रता के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे संक्षारित होने लगती है। लोहे के ऊपर जंग लगा हुआ देखे हो ना आप, वो संक्षारण का ही उदाहरण है। आपके घर में माँ बहनें होंगी, वो जो पायल पहनती हैं, पायल के ऊपर आप देखते हैं कुछ दिन बाद जब नहीं लाती है तो चमकती रहती है खूब, और कुछ दिन बाद होता है ऐसा कि उस पर काली काली परत चढ़ जाती है, तो लोग समझते हैं मैल। मैल नहीं होती है, उसके ऊपर जो है जंग, चांदी के ऊपर भी जो है जंग लगता है, यानी मूर्छा जो होता है। और अगला है तांबे के ऊपर जो है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ती है और तांबे के ऊपर जो होती है, आप देखिए आपके घर में पुराना बर्तन तांबे वांबे का रखा होगा तो कुछ दिन बाद देखते हो आप उसमें कि हरी हरी उस पर परत चढ़ी हुई दिखाई देती है, तो वो आपका क्या है, संक्षारण है, यानी जंग लगता है उस पर। तो संक्षारण क्या है, जब कोई वस्तु जो है अपने आसपास अम्ल आर्द्रता यानी नमी के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे आपकी संक्षारित होने लगती है, और संक्षारित होने लगती है तब यह क्या होती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। जब तक आपका संक्षारण नहीं होता, जब तक वो नमी और आर्द्रता के संपर्क में नहीं आएगी तो संचय नहीं हो। लेकिन ऐसी चीज है नहीं कि हम अपने घर में बंद करके उसको रख दें लोहे की चीज, क्योंकि भैया नमी वहां ना पहुंच पाए, ऑक्सीजन है भैया सब कहीं पहुंच सकती है ना। तो संक्षारण क्या है, जब कोई वस्तु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी जो होती है उसके संपर्क में आती है तो धीरे धीरे संक्षारित होने लगती है, तो ये क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। अब देखो इसके उदाहरण है, एग्जाम्पल इसका देख सकते हो आप, जैसे चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। दूसरा आप कह सकते हो कि तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। अब देखो भैया संक्षारण है तो इसको रोकेंगे कैसे, हाँ, संक्षारण को रोकने का उपाय देखो। उपाय, संक्षारण को रोका कैसे जाता है, आप देखे हैं कि आपके घर में कोई लोहे का जो है, लोहे की वस्तु है तो हम देखते हैं उस पर जल्दी जल्दी पेंट कर देते हैं, यानी लोहे की वस्तुओं पर क्या होता है, लोहे की वस्तुओं पर पेंट करके भी बचाया जा सकता है, या ग्रीस लगाकर भी संक्षारण को रोका जा सकता है, या तेल भी लगाया जाता है संक्षारण को रोकने के लिए। ठीक है, संक्षारण का उपाय क्या है, ग्रीस लगाकर या जस्ते की परत भी चढ़ाई जाती है संक्षारण को रोकने के लिए। लोहे की वस्तु पर पेंट लगा सकते हैं, और तेल लगाकर भी संक्षारण से रोका जा सकता है, या फिर आप जो है संक्षारण तो हो गया ना, ग्रीस लगाकर भी कर सकते हो आप, संक्षारण को रोका जा सकता है। ठीक, तो ये थे संक्षारण के उदाहरण।